हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ क्लास 8 बाय भारती वन पब्लिकेशन। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है बीएम एजुकेशन क्लास 8 के शानदार से प्लेटफॉर्म के अंदर। आज हम करने वाले हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4। आज हम करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 4th पार्ट। आई होप कि आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लिया होगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर पार्ट नंबर 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां हम डिस्कस करेंगे नॉट मोर देन 20 वर्ड्स। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं आपको, वो 20 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं लिखने, यानी 20 वर्ड से एक्सक्रीड नहीं करने चाहिए। इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट, आपको मिले क्वेश्चंस। तो कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस यानी आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाए, यानी बोले तो तबाही मेरे यार। तो इसी प्रकार के सीरीज को कंटिन्यू देखने के लिए चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना नोटिफिकेशन के लिए, अपडेट के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन बी पार्ट का, ए पार्ट हमने क्लियर कर दिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 20 वर्ड्स। यानी यहाँ पर क्वेश्चन के जो आंसर है वो 20 वर्ड से ज़्यादा में नहीं लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं बी पार्ट का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ नीचे समझाना चाहूँगा। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक, जिसमें कुछ रूल्स लिखे गए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं, कुछ रेगुलेशंस लिखे गए हैं, जिनको फॉलो करना पड़ेगा। किसको फॉलो करना पड़ेगा भाई? पीपल्स को, यानी लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। किन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा? दोज हु लिव इन द सोसाइटी, जो कि उस सोसाइटी में रह रहे हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा मीनिंग था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स है, रेगुलेशंस है, प्रिंसिपल्स है, जिनको फॉलो करना पड़ेगा बाय दीज पीपल्स हु लिव इन द सोसाइटी। उन सोसाइटी में जो लोग रह रहे, उस समाज के अंदर जो लोग रह रहे, उनको ये फॉलो करना पड़ेगा। आइए आंसर को ही पढ़ लेते हैं। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर, अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सर्टन रूल्स। एक रिटन डॉक्यूमेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपको कुछ रूल्स मिलेगा और जिन रूल्स को फॉलोड किया जाता है पीपल्स ऑफ ए सोसाइटी। उस सोसाइटी का आप यहाँ पीपल्स ऑफ सोसाइटी लिख लो भाई। पीपल ऑफ सोसाइटी सिंपल लिख लो, ठीक। तो फिर से समझा रहा हूँ। देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है, जो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ सर्टन रूल्स हैं और जिनको फॉलो किया जाता है वहाँ के सोसाइटी में रहने वाले लोगों के द्वारा। इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स हैं, जिसको फॉलो किया जाता है पीपल ऑफ सोसाइटी। उसमें रूल्स भी होते हैं, रेगुलेशन भी होते हैं, प्रिंसिपल्स भी होते हैं मेरे यार, ठीक, जिनको लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आइए नेक्स्ट समझते हैं मेरे यार। देखिए यहाँ पर एक फोटो आपको मिल रही है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रीएम्बल। तो पहले इसको पढ़ते हैं। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and to secure all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our constituent assembly, the 26th day of the November 1949, do hereby adopt, enact and give to the ourselves this constitution.
यहाँ पर कुछ वर्ड्स है जिनकी मीनिंग हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस कर, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, हम इंडिया को किस में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, हम इंडिया को एक सोवरेन देश मानते हैं, हम इंडिया को एक सोशलिस्ट देश मानते हैं, हम इंडिया को एक सेकुलर देश मानते हैं, हम इंडिया को एक डेमोक्रेटिक देश मानते हैं, हम इंडिया को एक रिपब्लिक देश मानते हैं। तो इंडिया क्या है? इंडिया सोवरेन है, इंडिया सोशलिस्ट है, इंडिया सेकुलर है, इंडिया डेमोक्रेटिक है, इंडिया रिपब्लिक। इन सभी के वर्ड्स के मीनिंग सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक इसी वीडियो के अंदर हम जानेंगे। नेक्स्ट आपके पास मेरे यार जस्टिस है। देखिए जस्टिस आपके पास क्या है? जस्टिस, ये एक और वर्ड, जस्टिस की वर्ड मीनिंग हम जानेंगे। लिबर्टी का मतलब क्या जानेंगे, इक्वलिटी का मतलब क्या हम जानेंगे, और फैटर्निटी का मतलब क्या हम जानेंगे। हालांकि लिबर्टी और इक्वलिटी का और फैटर्निटी का मतलब हमको पिछले क्लास में मैंने बताया था क्वेश्चन के आंसर। लिबर्टी यानी होता है फ्रीडम और फैटर्निटी यानी ब्रदरहुड। थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा एक बार फिर से। देखिए आपको हमारा जो भारत है यानी इंडिया है वो एक सोवरेन देश है, सोशलिस्ट देश है, सेकुलर देश है, डेमोक्रेटिक देश भी है और रिपब्लिक देश भी है। और इंडिया में आपको जस्टिस मिलेगा, सोशली मिल सकता है, इकोनॉमिकली मिल सकता है और पॉलिटिकली मिल सकता है। जस्टिस यानी इंसाफ होता है। आपको लिबर्टी है, आपको फ्रीडम है, आपको आज़ादी है। किसके खिलाफ? आपके विचार के खिलाफ, आपके थॉट, आप जो चाहे वो विचार आप कर सकते हो। आपको अपने एक्सप्रेशन के लिए लिबर्टी है, यानी आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप जैसा चाहे वैसा एक्सप्रेशन कर सकते हो। आपकी मूड किस प्रकार के हो, जिस प्रकार का एक्सप्रेशन चाहो उस प्रकार का कर सकते हो। आप बिलीव, आप किस पे मानते हो, आपके पास एक छूट है, जिस पे चाहो उस पे मान सकते हो। आपके पास लिबर्टी ऑफ फेथ है, आप जिस पे चाहो उस पे यकीन कर सकते हो। आपके पास लिबर्टी ऑफ वर्शिप है, आप जिसका चाहो उसका पूजा कर सकते हो, उसका वर्शिप कर सकते हो। आपके पास एक फ्रीडम है। नेक्स्ट इक्वलिटी ऑफ स्टाटस, हर किसी का स्टाटस, अपर का स्टाटस और अपर स्टाटस और लोअर स्टाटस पीपल सेम है मेरे यार। यानी कोई अगर रिच है और पुअर है, दोनों को एक ही नज़रिए से देखा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। कोई रिच है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसके पास थोड़ा कम है, जिसके पास बहुत कम है, तो इन सभी को एक इक्वलिटी स्टाटस में देखा जाता है इस देश के अंदर। हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। अगर कोई ज़्यादा, जिसके पास मान लो ज़्यादा पैसा है, वो तो भाई अच्छे कॉलेज में जा जाएगा, अच्छे कॉलेज यानी अच्छा पढ़ाई करेगा, है नहीं। अगर किसी में ज़्यादा पैसा है तो एजुकेशन में बहुत खर्चा वो करेगा। बट इसके पास बिल्कुल पैसा, तो उसके लिए क्या, उसके लिए सरकार ने बहुत सारे अमेजिंग स्कूल्स बनाए हैं। यानी सरकार कुछ स्कूल्स बनाती है, गवर्नमेंट स्कूल हम उसको कहते हैं, सरकार स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीज़ें हमें दी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने के लिए। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो आपके लिए स्टार्टअप इंडिया है नहीं। आपके पास स्टार्टअप इंडिया, आपके लिए बहुत सारे आ रहे हैं, फंडिंग्स आ रहे हैं, आप उनसे जाकर अपना आइडिया कह सकते हो, वो आपको आपके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके पास अपॉर्चुनिटी तो भाई सब है। तो आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी को देखना है, सोचना है कहाँ है अपॉर्चुनिटी, आपको उसको ग्रैब करना है। अपॉर्चुनिटी हर किसी के पास है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एंड टू प्रमोट एमोंग देम ऑल, हर किसी के अंदर हमें इक्वलिटी की स्टाटस मेंटेन करना है। हर रिच पुअर हर एक सेम है, हर किसी के साथ एक इक्वल अपॉर्चुनिटी को हमें प्रदान करना है। यानी हर किसी के पास इक्वली अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने के लिए। हमें फैटर्निटी एज्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हर किसी इंसान के अंदर हमें ब्रदरहुड की भावना को ग्रो करना है, और जिससे हमारे देश का यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन बना रहा है। देखिए हमारे CA का मतलब मैं कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मैं CA.A लिखता हूँ। C.A यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने 26 नवंबर 1949 को हमें अपना प्यारा सा कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। यानी 26 नवंबर 1949 को इसी दिन डू हियर बाय अडॉप्ट एनैक्ट एंड गिव टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको मैंने C.A लिखा है, उसने 26 नवंबर 1949 को हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। आइए अब इन वर्ड्स का मतलब समझते हैं इस वीडियो के अंदर। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फैटर्निटी की आए मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं सोवरेन यानी क्या होता है। एक बच्चों को डाउट रहता है हमेशा कि यहाँ तो सर स्टेट लिखा गया है, तो हम स्टेट वर्ड को बार बार कंट्री रिफर क्यों करते हैं। वाई वी से
कि स्टेट इज इक्वल टू कंट्री, हम जब भी लिखते हैं यहाँ पर डेफिनेशंस के अंदर हम स्टेट वर्ड का सर यूज़ क्यों करते हैं, हम कंट्री डायरेक्ट क्यों नहीं लिखते हैं? बच्चों को डाउट रहता है सर बताओ सर हम डायरेक्ट कंट्री वर्ड क्यों नहीं लिख सकते, डायरेक्ट हम कंट्री वर्ड क्यों नहीं लिख सकते, हम डायरेक्ट स्टेट वर्ड उसकी जगह क्यों यूज़ करते हैं? सवाल आता है ना सर, हम यहाँ स्टेट को काट के हम लिखते हैं कंट्री हैज इट्स इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड पावर, व्हाई वी यूज स्टेट नॉट कंट्री। तो इसका एक रीज़न है मेरे यार जो कि हम डिस्कस करते हैं अभी। यहाँ लिखा है, ये देखिए ये मैं लाया हूँ आपके लिए, ये रहा डिस्कस। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आपके द्वारा कि वाई डू वी यूज स्टेट इंस्टेड ऑफ कंट्री। आप कंट्री के यूज ना करके हम स्टेट वाले वर्ड को यूज क्यों करते? देखिए एक कंट्री डिफाइन करता है एक ऐसी चीज को जहां पर पीपल्स इंटरचेंजेबल हो सकते हैं, यानी लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक, अगर आप पॉलिटिकल साइंस की बात करो, पॉलिटिकल साइंस बोले तो सिविक्स की बात करो, और स्पेशली अगर आप बात करें इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के बारे में, तो जो टर्म हम यूज़ करते हैं स्टेट, उसको हम यूज़ कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है और लेस एम्बिगुअस है। और कंट्री रिफर टू अदर थिंग्स सच एज रूरल एनवायरनमेंट। जैसे कि हम गांव को, विलेज को, आपने पढ़ा होगा, हम विलेज को हम ज़्यादातर किताबों के अंदर कि विलेज हम नहीं कहते, हम कहते हैं कंट्री साइड कहते हैं। हम क्या कहते हैं? कंट्री साइड। हम क्या कहते हैं? विलेज का एक और नाम है कंट्री साइड, पता है कि नहीं? हम ज़्यादातर जगह पर अगर आप किताबों के अंदर देखो, पॉलिटिकल साइंस की किताब के अंदर, एसएसटी किताब के अंदर, या फिर अगर बाहर के जगह पर अंदर, मतलब पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर देखोगे, सिर्फ देखिए इंडिया में हम तो गाँव को क्या कह देते हैं? विलेज के कहते हैं। बट अगर पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर विलेज नहीं कहा जाता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर उनको वो कंट्री साइड कहते हैं। तो कंट्री साइड कहते हैं, तो कंट्री साइड में क्या होता है? गाँव के लोग शहर आते हैं, तो गांव के लोग मेरे यार शहर आते हैं, तो गांव से लोग शहर आते हैं, यानी जो लोग हैं गांव के अंदर वो इंटरचेंजेबल हो सकते हैं। तो इसीलिए कंट्री डिफाइन करता है ऐसे लोगों को जो कि इंटरचेंजेबल कर सकते हैं, एक डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती क्योंकि वो इंटरचेंज कर लेते हैं भाई साहब। और विलेज यानी कई बार हम उसको कंट्री साइड कहते हैं। अगर वर्ल्ड के अगर देखा जाए, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन को देखा जाए तो जो कंट्री साइड होता है वो विलेज ही एक प्रकार से होता है। तो हम कंट्री वर्ड वहाँ यूज़ कर लेते हैं रूरल एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इसीलिए हम कंट्री का वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए हम स्टेट वर्ड यूज़ करते हैं कंट्री की जगह पर। जैसे कि इंडिया एक सोवरेन कंट्री होना चाहिए ना, पर हम कहते हैं कि इंडिया एक सोवरेन स्टेट है। हम स्टेट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो कंट्री होता है वो कंट्री साइड रिप्रेजेंट करता है, और कंट्री साइड बोले तो विलेज, विलेज बोले तो रूरल एनवायरनमेंट हो जाता है। और स्टेट क्या होता है? स्टेट वर्ड थोड़ा सा ज़्यादा प्रिसाइज होता है और लेस एम्बिगुअस होता है, यानी ये ज़्यादा यूजफुल होता है। और वहीं जो हमारा कंट्री होता है, वहाँ कंट्री यानी कंट्री साइड हम कभी कभी समझ लेते हैं, तो वो गांव वाला सिचुएशन आता है जहाँ पर लोग इंटरचेंजेबल होते हैं। एक और रीज़न हो सकता है कि हम बार बार एक कंट्री को स्टेट क्यों बोलते हैं, यानी हम स्टेट क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं। देखिए जो स्टेट होता है आर डिफाइंड बाय सोवर्निटी ओवर ए टेरिटोरी एंड ए ग्रुप ऑफ पीपल। जो स्टेट है वो एक अपने डिफाइंड बाउंड्री के अंदर होता है, ये स्टेट का एक डिफाइंड बाउंड्री होता है, डिफाइंड बाउंड्री। और जो मैंने जैसे कहा था कंट्री जो होता है, कंट्री कई बार रिप्रेजेंट कर देता है कंट्री साइड को, कंट्री कई बार रिप्रेजेंट कर देता है कंट्री साइड को, जिससे हमें लगता है कि रूरल एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पर लोग इंटरचेंज करते हैं। अगर उनको काम नहीं मिल रहा है गाँव को, वो शहर आया है तो इंटरचेंज करते हैं। वही स्टेट एक डिफाइंड बाउंड्री होता है जिसमें एक सोवर्निटी की बात होती है, यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल्स डिफाइन होते हैं और इसकी एक डिफाइंड बाउंड्री होती है, एक डिफाइंड टेरिटोरी भी होती है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम स्टेट को, इसीलिए हम कॉमनली जो कंट्रीज है उनको हम स्टेट कहते हैं। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, देखिए यूएसए का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वाई ही यूज स्टेट, वाई नॉट कंट्री? वाई यूनाइटेड कंट्री ऑफ अमेरिका, वाई नॉट कंट्री? कंट्री क्यों नहीं भाई, क्यों यूनाइटेड कंट्री नहीं है? यूनाइटेड स्टेट क्यों वो स्टेट यूज करते हैं? वाई यूएसए यूज एस, क्यों वो स्टेट यूज करते हैं? स्टेट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि स्टेट में एक सोवर्निटी ओवर टेरिटोरी है, कि डिफाइंड टेरिटोरी है, डिफाइंड बाउंड्री है, जहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल्स रह रहते हैं। जैसे ग्रेट ब्रिटेन, नाइजीरिया आर द एग्जाम्पल ऑफ। देखिए इंडिया को भी हम एक स्टेट ही मानते हैं। देखिए यहाँ पर हम जैसे कहेंगे इंडिया एक सोवरेन कंट्री नहीं, एक सोवरेन स्टेट है, सिकुलर कंट्री है, सिकुलर स्टेट है, तो इंडिया को भी हम स्टेट ही मानते हैं। इंडिया को हम क्या मानते हैं? एक स्टेट ही मानते हैं। क्यों मानते हैं? तो ये रीजन था क्योंकि स्टेट एक सोवर्निटी ओवर टेरिटोरी है, ग्रुप ऑफ पीपल्स है, डिफाइंड बाउंड्री है, और यहाँ पर एक ये जो वर्ड है स्टेट, वो ज़्यादा प्रिसाइज है और जैसा ज़्यादा लेस एम्बिगुअस है। ठीक,
और वही बोले तो अगर हम कंट्री को कई बार विलेज, कंट्री को हम कई बार कंट्री साइड रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम विलेज मानते हैं, तो विलेज यानी रूरल एनवायरनमेंट को दर्शाता है। तो रूरल एनवायरनमेंट क्या होता है, लोग कई बार इंटरचेंजेबल होता है, यही कारण है। तो आइए समझते हैं सोवरेन क्या होता है। देखिए सोवरेन क्या है, सोवरेन देश एक ऐसा देश है जिसके पास अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है और इंडिपेंडेंट पावर है। ठीक, क्या है, देखिए सोवरेन क्या है, सोवरेन स्टेट, इंडिया एक सोवरेन स्टेट है। तो इंडिया में क्या है, इंडिया के पास अपनी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है और पावर है, और ये स्टेट वर्ड रिफर करता है कंट्री को। अगर आपको समझ नहीं आया तो मान के चलिए जो स्टेट में जहाँ जहाँ बोलूँगा उसका मतलब कंट्री है। बट मैंने आपको बता दिया हम कंट्री के अलावा स्टेट को क्यों यूज़ करते, तो वो वर्ड रीज़न मैंने आपको बता दिया रिसेंटली। तो सोवरेन देश एक ऐसा देश है जिसमें जिसमें अपने पास उनका एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है और पावर है। जिस देश के पास अपना इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है और पावर है उस देश को हम सोवरेन देश कहेंगे, यानी सोवरेन स्टेट कहेंगे। इंडिया एक सोवरेन स्टेट है क्योंकि इंडिया के पास अपने खुद की अथॉरिटी, अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी और पावर है। नेक्स्ट, सोशलिस्ट क्या है मेरे यार, सोशलिस्ट की ऐसा स्टेट है जिसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा आता है सिटीजन्स की तरफ, उनके वेलफेयर के लिए, उनके एबॉलिशमेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के लिए, नेशनलिज्म के लिए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए एंड जस्टिस फॉर ऑल के लिए। मैंने कहा सोशलिस्ट, सोशल, सोशल वर्ड यानी समाज, समाजवादी, समाजवादी यानी लोगों के वादी जो समाज है, यानी जो कंट्री लोगों के लिए है उसको हम सोशलिस्ट कहेंगे। यानी सोशलिस्ट, सोशलिस्ट यानी समाज, समाजवादी स्टेट्स, यानी जो स्टेट ज़्यादातर समाज को फोकस कर, समाज में कौन रहता है, लोग रहते हैं भाई, लोगों के ऊपर जो कंट्री ज़्यादा फोकस करता है, यानी जो भी स्टेट जो कि अपने सिटीजन की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है, लोगों के डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए काम करता है, लोगों के नेशनलिज्म की भावना के लिए काम करता है, लोगों के लिए प्रोडक्शन करता है, लोगों के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ लाता है, लोगों को जस्टिस फॉर ऑल सिखाता है कि हर किसी के लिए जस्टिस है। जो भी देश लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए काम करता है, उनके वेलफेयर के लिए और उनके हर एक चीज़ के लिए काम करता है जो कि उनके हित में है, तो वो देश एक सोशलिस्ट देश है मेरे यार। नेक्स्ट, सेकुलर की बात करते हैं। देखिए इंडिया एक सोशलिस्ट देश है क्योंकि इंडिया के अंदर भाई लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और लोगों के वेलफेयर के लिए ही काम किया जाता है और लोगों के लिए जस्टिस फॉर ऑल का नारा भी लगाया जाता है। देन आता है सेकुलर वर्ड। देखिए सेकुलर वर्ड जो है, सेकुलर यानी इंडिया एक सेकुलर भी देश है। सेकुलर यानी एक ऐसा स्टेट जहाँ पर इज वन दैट गिव्स नो स्पेशल ट्रीटमेंट टू एनी रिलीजन, यानी किसी भी स्पेशल, देखिए इंडिया में बहुत से रिलीजन, इंडिया में हिंदुइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, बहुत से हैं, पारसी का भी एक अलग रिलीजन है। ये सभी रिलीजन्स इंडिया में है और एग्जिस्ट करते हैं और इक्वल में अपॉर्चुनिटी उनको दी जाती है और इक्वलिटी का स्टेटस उनके ऊपर मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर इंडिया एक सेकुलर स्टेट इसीलिए है क्योंकि इंडिया में किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को एक स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। ना हिंदुज़्म को दिया जाता है, ना इस्लाम को दिया जाता है, ना क्रिश्चियनिटी को दिया जाता है, ना बुद्धिज़्म को दिया जाता है, ना जैनिज़्म को दिया जाता है, ना पारसी रिलीजन को दिया जाता है, यानी क्रिश्चियनिटी रिलीजन को दिया जाता है। किसी भी रिलीजन को कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, हर किसी को एक इक्वलिटी के नज़रिए से देखा जाता है, हर किसी को समानता के नज़रिए से देखा जाता है। तो इसीलिए इंडिया एक सेकुलर स्टेट है क्योंकि यहाँ पर किसी भी स्पेशलिटी, किसी धर्म को, किसी स्पेशली किसी धर्म को या फिर किसी रिलीजन को एक स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। एंड नो वन इज पनिश्ड और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट बिकॉज ऑफ द रिलीजन। अगर आपके कोई, आप मान लो हिंदुज़म से हो या फिर आप जैनिज्म से, बुद्धिज्म से या फिर क्रिश्चियन से या फिर इस्लाम से ही क्यों ना हो, अगर आप अपने रिलीजियंस को मानते हो तो उसके बेसिस पर आपको कोई भी पनिश नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। आपको आपका रिलीजन जो है आप उसको सेफुली इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो विदाउट एनी वरी। आपको अपने आपके रिलीजन बिलीव्स के बेसिस पर कभी पनिशमेंट नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रीएम्बल। ठीक है, नेक्स्ट आइए डेमोक्रेटिक। हालांकि डेमोक्रेटिक का मतलब पता है लोकतंत्र। देखिए डेमोक्रेटिक एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक, जहाँ पर लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिया जाता है, लोगों को अपने ये लीडर्स हैं, ठीक है, अपने लीडर्स, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, इलेक्ट देयर
ये रूलर है भाई साहब, ये रूलर है, ठीक है, ये रूलर है। तो लोगों में ये रूलर भी आप कह सकते हो। यहाँ पर आप चाहो तो स्लैश मार के ओब्लिक देके यहाँ लीडर भी लिख सकते हो। देखिए डेमोक्रेटिक एक ऐसा, देखिए इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश है, ठीक है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश भी है, क्योंकि इंडिया एक क्या है, इंडिया में हम डेमोक्रेटिक सरकार फॉलो करते हैं, और इंडिया में क्या होता है, एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेटिक है, यानी लोकतंत्र है। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जहाँ पर लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिया जाता है, ठीक है, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिया जाता है, उनके पास चॉइस है, वो अपने रूलर्स को, अपने लीडर्स को, वो अपने मन चाहे कैंडिडेट्स को चुन सकते हैं, और एक अकाउंटेबिलिटी को होल्ड कर सकते हैं। ये होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर मेरे यार, ठीक। डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर क्या होता है, पीपल्स को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिया जाता है, उनको अपने रूलर्स को इलेक्ट करने की चाह, यानी इलेक्शन के अंदर वो जिसको चाहे उसको चुन सकते हैं, और उनको अकाउंटेबिलिटी भी होल्ड कर सकते हैं वो। नेक्स्ट, इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है। हम कहते हैं ना रिपब्लिक ऑफ इंडिया, हम क्या कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं। तो वाई इंडिया इज अ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। देखिए इंडिया रिपब्लिक क्यों, देखिए इन रिपब्लिक का मतलब होता है द हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, यानी मैंने कहा था रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी इंडिया के जो हेड पोजीशन, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सभी लोग इंडियंस अगर होंगे तभी इंडिया एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहलाता है। द रिपब्लिक यानी जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे, हेड ऑफ द स्टेट, यहाँ पर स्टेट वर्ड कंट्री को रिफर कर रहा है। कंट्री हम यहाँ पर कंट्री वर्ड यूज नहीं कर, क्योंकि स्टेट वर्ड ज़्यादा प्रिसाइज है, लेस एम्बिगनस है, और ये जो स्टेट वर्ड एक डिफाइंड टेरिटोरी को और ग्रुप ऑफ पीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वही कंट्री वर्ड क्या कर रहा है, कंट्री साइड को रिप्रेजेंट करता है। और कंट्री साइड बोले तो विलेज, विलेज बोले तो रूरल एनवायरनमेंट, और रूरल एनवायरनमेंट में क्या होता है, जो लोग होते हैं जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए इंटरचेंजेबल करते हैं, इसीलिए उसको हम डिफाइंड टेरिटोरी नहीं मानते कंट्री वर्ड, क्योंकि वो यार वो कंट्री साइड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देखिए जो रिपब्लिक है हमारा, रिपब्लिक मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं उनको उस कंट्री के लोग इलेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट अगर करते हैं तो वो रिपब्लिक होता है वो देश। इंडिया एक रिपब्लिक देश है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो हेड हमारे हैं, जो इंडिया के अंदर हमारा जो हेड है, जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उनको इलेक्ट किया जाता है इंडियंस के द्वारा, यानी हमारे कंट्री के लोगों के द्वारा। तो इसलिए इंडिया एक रिपब्लिक देश है। अब जस्टिस क्या है, देखिए जस्टिस टू गिव एंड एवरी पर्सन व्हाट द डिजर्व, जो आप जो डिजर्व करते हो वो आपको मिलना है। टू गिव ईच एंड एवरी पर्सन, हर एक इंसान को वो देना जो वो डिजर्व करते हैं, यानी बोले तो इंसाफ। हर किसी को इंसाफ मिलेगा मेरे यार, हर किसी को इंसाफ मिलेगा, ठीक है या नहीं, क्लियर है या नहीं मेरे यार आपको। तो जस्टिस क्या होता है, जो जितने भी लोग इंडिया में आपको जस्टिस मिलेगा तीन के अंदर, सोशली मिल सकता है, पॉलिटिकली मिल सकता है, इकोनॉमिकली भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया था हमने जो क्वेश्चंस कि आपको एक सिटीजन, आपको किस प्रकार के जस्टिस मिलता है एक सिटीजन के अंदर, इंडिया के अंदर, एक सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। तो जस्टिस यानी इंसाफ होता है, आप चाहो इसको लिख लो भाई हिंदी के अंदर, इंसाफ। टू गिव ईच एंड एवरी पर्सन व्हाट दे डिजर्व, हर एक इंसान को वो देना जो वो डिजर्व करती है, यानी उनको इंसाफ देना, इंसाफ सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। नेक्स्ट, लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम यानी आज़ादी। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फॉर द पीपल टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ, हैव पॉलिटिकल व्यूज, हैव बिहेवियर इन सोसाइटी। देखिए लिबर्टी यानी आपको एक लिबर्टी दी जा रही है, आपको एक छूट दी जा रही है, आपको फ्रीडम दी जा रही है, आपको आज़ादी दी जा रही है मेरे यार, आपको आज़ादी दी जा रही है कि आप अपनी ज़िंदगी को किस बेसिस पे जीना चाहते हो, यानी आप पर कोई दबाव नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, उस पर आपको छूट है। हम को इंडिया के अंदर आपको कोई कंट्रोल नहीं करेगा, आपकी ज़िंदगी में ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, वो नो करो, कुछ ना करो भाई। सरकार आपको कभी भी दबाव नहीं बनाएगी कि आपको यही करना चाहिए आपकी ज़िंदगी में तभी आप सफल होगे, कि यही कंपलसरी आपको करना, नहीं। आपको लिबर्टी दी गई है लोगों को कि देखिए हमें लिबर्टी यानी फ्रीडम है, फ्रीडम यानी छूट। आप कह सकते हो यहाँ पर इंडिया के अंदर आपको एक अपने लाइफ को, अपने जीवन को किस प्रकार से आप जीना चाहते हो उसकी आपके पास आज़ादी है। आपके पास आप किस प्रकार के पॉलिटिकल व्यूज़ रखते हो, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो, आप क्या किस प्रकार के पॉलिटिकल आदमी हो, वो आप पे डिपेंड करता है, आपको उस पर आज़ादी दी गई है। आपका बिहेवियर, आप किस प्रकार से समाज के अंदर जी रहे हो उस पर भी आपको छूट दिया, आप हंस रहे हो, ज़्यादा रो रहे हो, आपको हर प्रकार की छूट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है आपको,
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फ्रीडम ऑफ फेथ, फ्रीडम ऑफ क्या वर्शिप भी आपको दी गई है मेरा, यानी लिबर्टी। फ्रीडम यानी लिबर्टी होता है, आपको लिबर्टी हर चीज़ में दी गई है। किसमें? फेथ, वर्शिप, फेथ, वर्शिप और एक्सप्रेशन, स्पीच, बिलीव्स, हर के बेसिस पे आपको लिबर्टी दी गई है ना, फ्रीडम दी गई। और फ्रीडम आपको दी गई है कि आप जिस प्रकार चाहो अपनी ज़िंदगी को जी सकते हो। आपके पॉलिटिकल व्यूज़ क्या हो सकते हैं आप उनको रख सकते हो, आपकी बिहेवियर समाज में वो आपको हर चीज़ में छूट दी है। लिबर्टी बोले तो सिंपली होता है फ्रीडम यानी आज़ादी। नेक्स्ट इक्वलिटी यानी इक्वल। इक्वलिटी रिफर करता है कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए, हर किसी का इक्वलिटी ऑफ स्टेटस मेंटेन करने के लिए। यानी हर किसी का जो स्टेटस है, रिच हो, पुअर हो, मिडिल हो, अपर मिडिल हो, लोअर मिडिल हो, एवरेज मिडिल हो, हर किसी का जो स्टेटस है वो इक्वल है। आज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं? ऑल आर इक्वल बिफोर, कानून के सामने हर एक इंसान इक्वल है, तो यही है इक्वलिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैटर्निटी। फैटर्निटी यानी ब्रदरहुड होता है। क्या होता है? ब्रदरहुड। दो फैटर्निटी रिफर्स टू द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंग द पीपल ऑफ द लैंड। यानी इंडिया में हम फैटर्निटी को प्रमोट करते हैं, यानी इंडिया के अंदर हम हर एक पीपल, उस हमारे इंडिया के कंट्री के अंदर यानी लैंड के अंदर, देश के अंदर, इस ज़मीन के अंदर, भारत के ज़मीन के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनके अंदर हम एक भाईचारा, एक ब्रदरहुड बनाने का स्पिरिट को जागरूक करते हैं। तो इसीलिए हम फैटर्निटी को प्रमोट करते हैं, जिससे यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रही है देश का और नेशन का। आ जाइए मेरे यार नेक्स्ट। तो क्वेश्चन में आते हैं व्हाट इज प्रीएम्बल। देखिए प्रीएम्बल क्या क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीएम्बल क्या है। तो व्हाट इज प्रीएम्बल? तो इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज बिगिन विद एन इंट्रोडक्शन। हमारा इंडिया का, देखिए अगर आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ सकते, व्हाट इज प्रीएम्बल पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार फिर। देखिए अगर आप हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ सकते, आपको सिर्फ आइडिया लेना है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, अगर आपको सिर्फ आइडिया लेना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, तो प्रीएम्बल में वो लिखा गया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत होता है एक इंट्रोडक्शन के साथ, उस इंट्रोडक्शन को प्रीएम्बल कहते हैं। आपको मैं फिर से प्रीएम्बल दिखाना चाहूँगा, ये रहा हमारा प्रीएम्बल, ये हमारा प्रीएम्बल है मेरे यार, ये हमारा प्रीएम्बल है, ठीक। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ जिस पेज से अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पलटाओगे, जो पहला पेज, जो पहला इंट्रोडक्शन होगा प्रीएम्बल होगा, और प्रीएम्बल से पता चल सकता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। हमें प्रीएम्बल से ही पता चल सकता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का है, ठीक है। व्हाट इज प्रीएम्बल? तो प्रीएम्बल क्या है? इंडिया का जो संविधान है, भारत का जो संविधान, जिसकी शुरुआत होती है कि इंट्रोडक्शन से, उस इंट्रोडक्शन को हम प्रीएम्बल कहते हैं। और जिससे आप एक ओवरव्यू ले सकते हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, किस प्रकार के आइडियाज़ होंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका है सोशलिज्म इन इंडिया। सोशलिज्म इन इंडिया, इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखिए जो वर्ड सोशलिस्ट है उसको हमारे प्रीएम्बल में ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी जो वर्ड, अगर हम बात करें सोशलिज्म ऑफ इंडिया की, सोशलिस्ट जो वर्ड, देखिए हम पता है कि इंडिया एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, जो सोशलिस्ट वर्ड है, इस वर्ड को हमारे प्रीएम्बल ऑफ इंडिया में यानी प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1976। 1976 के 42 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इसको ऐड किया गया था इमरजेंसी के दौरान। और ये एम्प्लाइज करता है, सोशलिज्म रिफर्स करता है सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी, यानी सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करता है सोशलिज्म। सोशल इक्वलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट मीन्स, यानी सोशल इक्वलिटी का मतलब क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आपके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आपके कास्ट के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर, क्रीड के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर आपके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आइए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे यहाँ? वाई डॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्यों अभी तक, देखिए ये सोशलिज्म को जो भावना, ये तो भाई एक एक्ट के अंदर लाया गया था इमरजेंसी की तरफ, फिर इसको हटा क्यों नहीं देगा, इसको फिर से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पकड़ के क्यों रखा? इसलिए पकड़ के रखा है क्योंकि जो आइडिया ऑफ सोशलिज्म है और जो आइडियल है सोशलिज्म का, क्योंकि ये जो सोशलिज्म की भावना, ये हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात करता है, जिससे क्या होता है हर एक इंसान इक्वल अपॉर्चुनिटी इस कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है, और जो कि हेल्प करता है, ये जो सोशलिज्म की भावना से हम हेल्प करते हैं कि जो रिच और प्योर के बीच के अंदर जो गैप है
उस गैप को हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अगर पुअर्स को रिसोर्स यूज़ ही करना नहीं जाएगा तो वो किस प्रकार से रिच के पास जा सकते, नहीं जा सकते, तो उनके साथ compete नहीं कर सकते। तो इसीलिए आज तक इस सोशलिज्म की भावना को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अपहोल्ड कर रहे हैं, क्योंकि पहला रीज़न क्या है, पहला रीज़न यह है कि वो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी को दिखाता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी को दिखाते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी। क्योंकि जो सोशलिज्म का भावना अपहोल्ड इसलिए करके रखा गया क्योंकि जो इक्वलिटी को मेंटेन करने की बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए। दूसरी बात कि जो रीच और पुअर्स है, रीच और पुअर्स के बीच में जो गैप है उसको ये रिड्यूस करता है, इसीलिए हमने आज तक सोशलिज्म को हटाया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव इफेक्ट, किस प्रकार के जो आइडियल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वो इफेक्ट में लाए गए हैं। देखिए, जो आइडियल्स है प्रियम्बल्स की वो रिफ्लेक्ट करते हैं द विजन एंड द एम्स ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडिंग फादर्स है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, C.A में यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, उनका विजन, उनका एम क्या है, उनका विजन क्या है, दर्शाता है भारत को लेकर आने वाले भविष्य के अंदर। और ये डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है, ये जो आइडियल और प्रियम्बल इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है द गोल बिफोर द नेशन, दस द गाइड्स द पॉलिसी मेकर्स। क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों हेल्प करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें हेल्प इसलिए करता है कि इस नेशन के गोल्स क्या, हमारे देश के गोल्स क्या है, हमारे देश का एम क्या है, हमारे देश का नेशन का जो मोटो क्या है, एम क्या है, विजन क्या है, ये सभी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है प्रियम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को देखते ही कानून बनाए, जो कानून आते हैं, जो लॉ हमारे इंडिया में जो नए लॉज आ रहे हैं, जो नए कानून आने वाले हैं, वो सभी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन को देख के ही बनाया जाता है। अगर AI की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो नए लॉज आने वाले हैं, रोबोट्स लॉज आने वाले, रोबोट टैक्स के अंदर जो लॉज आने वाले हैं, उन लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देख के ही बनाया जाएगा, ठीक है। और जो कि एक प्रकार से हमारे पॉलिसी मेकर्स, जो लॉ मेकर्स को गाइड भी कर सकता है। कि हमारा फाउंडिंग फादर के विज़न, एम को रिप्रेजेंट करता है, जो गिव इफेक्ट दिया गया है। और एक इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक गोल बिफोर द नेशन, नेशन का गोल, विज़न, इसको भी रिप्रेजेंट करता है। और जो नए लॉज आने वाले हैं, वो नए लॉज भी इसी को देख के ही बनाया जाएगा। इट्स गाइड्स द पॉलिसीज मेकर। नेक्स्ट, वेरियस की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेरे यार, जिसमें हमने पार्ट 3 के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर और फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट कर दिया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करें फेडरलिज्म और सेकुलरिज्म, ठीक है। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे क्या मेरे यार, आज हम डिस्कस करने वाले फेडरलिज्म और सेकुलरिज्म, और बाकी जो 3 है क्या, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स, इनको हमने डिस्कस कर लिया था। और देखिए, फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट्स है, उनके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड कर रही है। पहला है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट, कल्चरल एंड, ये कल्चरल है, ये एल है, ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक। ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए हैं मेरे यार, और जिनको हम डिस्कस करें नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इनको हम, ये जो 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स को हम डिस्कस करेंगे क्या सर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर, क्लियर है। तो आज हम डिस्कस करते हैं फेडरलिज्म को, और फिर हम डिस्कस कर लेंगे सेकुलरिज्म। तो सबसे पहले फेडरलिज्म को डिस्कस करते हैं मेरे यार। तो फेडरलिज्म एक वेरी की फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए, फेडरलिज्म यानी क्या होता है, अगर एक अगर किसी देश के अंदर जो सरकार है, यानी जो गवर्नमेंट है, वो एक फॉर्म से ज़्यादा एग्जिस्ट करे, तो उसको हम कहेंगे वहाँ पर फेडरलिज्म को फॉलो किया जा रहा है। तो इंडिया एक फेडरलिज्म को फॉलो करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करता है फेडरल गवर्नमेंट को। फेडरल गवर्नमेंट यानी हियर मोर देन वन गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट। फेडरलिज्म मीन्स क्या होता है, फेडरलिज्म मीन्स, लिख लो भाई, फेडरलिज्म मीन्स existence of more than one level of government।
अगर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट से एक और गवर्नमेंट है, अगर एक लेवल से ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो उसका मतलब होता है फेडरलिज्म। अगर आप देखिए, जब भी एग्जिस्ट करके या एग्जिस्ट करें वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा लेवल्स, मतलब ज़्यादा लेवल्स ऑफ सरकार यानी गवर्नमेंट अगर एग्जिस्ट करे तब उसको हम फेडरलिज्म कहेंगे। इंडिया के अंदर देखिए, इन इंडिया कितने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। देखिए, अगर वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट से भी ज़्यादा हो गया, मतलब एक लेवल से भी ज़्यादा सरकारें हो गई, अगर एग्जिस्ट कर गई, तो इसका मतलब फेडरलिज्म। तो इंडिया के अंदर भाई साहब 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट से 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। क्या क्या? एक तो है सर सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और एक है पंचायती राज, पंचायती राज गवर्नमेंट। तो इंडिया में देखिए एक फॉर्म से ज़्यादा ही गवर्नमेंट के लेबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इंडिया भाई साहब एक फेडरलिज्म को फॉलो कर रहा है। इंडिया किसको फॉलो कर रहा है? फेडरलिज्म को फॉलो कर रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और पंचायती राज, इन तीनों के पावर्स को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया कि इनके काम क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है, पंचायती राज गवर्नमेंट क्या है, ये सभी चीज़ें। तो फेडरलिज्म क्या था? फेडरलिज्म का मतलब है अगर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट से एक और लेवल एग्जिस्ट करे या फिर उससे ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब फेडरलिज्म है। और इंडिया के अंदर भाई 3 लेवल से क्या क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, पंचायती राज गवर्नमेंट, और इन सभी की जो पावर्स क्या होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत राज गवर्नमेंट, वो सभी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अच्छे से डिफाइन किया गया है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई सेकुलरिज्म क्या होता है। सेकुलरिज्म को डिस्कस करते हैं मेरे यार। तो सेकुलरिज्म क्या है? देखिए, सेकुलरिज्म यानी जो कि मैंने आपको ये पहले से समझा दिया है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये जो सेकुलर वर्ड यही सेकुलरिज्म से आया है। तो सेकुलरिज्म का मतलब वही, सेकुलर का मतलब जो था वही सेकुलरिज्म का ही मतलब है। सेकुलर का मतलब क्या था कि हम किसी धर्म को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। क्या नहीं आता? नहीं दिया जाता स्पेशल ट्रीटमेंट, नो, एवरी रिलीजियंस इज इक्वल। ठीक। तो एक सेकुलर क्या होता है? जो सेकुलर स्टेट क्या होता है, एक सेकुलर स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पर ऑफिशियली does not promote any religion as state religion। देखिए, इंडिया के अंदर किसी रिलीजन को ये नहीं कहा जाता ये हमारे स्टेट का रिलीजन, ये हमारे पूरे देश का रिलीजन है। कहा जाता है कि ऐसा नहीं कहा जाता। किसी ने आपने सुना है कि इंडिया एक इस धर्म को मानने वाला देश है? किसी ने आपने सुना है कहीं? आपने कहीं नहीं सुना होगा कि इंडिया भाई ये वाला देश है, इंडिया इनका देश है, इंडिया उनका देश है। इंडिया कहीं नहीं, किसका देश नहीं है? इंडिया इंडियंस का देश है ना। इंडिया ना हिंदुइज्म का है, इंडिया ना इस्लाम का है, इंडिया ना क्रिश्चियन का है, इंडिया ना बुद्धिज्म का है, इंडिया ना जैनिज्म का है, इंडिया ना किसका है? पर्शियंस के रिलीजियंस का है। इंडिया किसी की भी रिलीजन को नहीं मानता, इंडिया हर किसी के रिलीजन को रेस्पेक्ट करता है। इंडिया हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, पारसी रिलीजन, हर एक रिलीजन को इक्वल मानता है और हर एक रिलीजन के बिलीव को रेस्पेक्ट करता है। और इंडिया कहता है इंडिया इज़ नॉट ए लैंड ऑफ रिलीजन, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ इंडियंस। इंडिया इंडियंस का देश है, इंडिया किसी धर्म का देश नहीं है, इंडिया इंडियंस का देश है। भारत भारतीयों का देश है। ठीक, क्लियर है? भारत भारतीयों का देश है। इंडिया इज द प्लेस वेयर इंडियंस लिव, नॉट एनी स्पेसिफिक रिलीजन्स पीपल्स लिव। इंडिया इज अ प्लेस वेयर इंडियंस लिव एंड भारत जो एक ऐसा देश है जहाँ भारतीय रहते हैं।
और एक सेकुलर स्टेट एक ऐसा स्टेट है जो कि ऑफिशियली कभी भी प्रमोट नहीं करता कि ये हमारा स्टेट का रिलीजन है, ठीक। और इंडिया में आपको ऑफिशियली डू नॉट हैव एनी रिलीजन। इंडिया में आपको, अगर आपको कोई रिलीजन में नहीं है, अगर आपके पास कोई धर्म नहीं है, आप किसी भी धर्म नहीं मानते, देखिए बहुत प्रकार के धर्म है। कोई लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, कोई इस्लाम को फॉलो करते हैं, कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, कोई जैनिज्म को फॉलो करते हैं, कोई बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, कोई पारसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, ठीक। और कोई ऐसे भी लोग होते हैं कोई भी रिलीजन में नहीं मानते, वो बिल्कुल रिलीजन नहीं है, तो दे आर नो बिलीफ इन रिलीजन, तब भी आप इंडिया में रह सकते हो। अब अगर आप रिलीजन को फॉलो करो तब भी आप इंडिया में रह सकते हो। अगर आप रिलीजन को फॉलो ही नहीं कर तब भी आप इंडिया में रह सकते हो। यानी ऑफिशियली इंडिया के अंदर किसी भी धर्म को स्टेट रिलीजन नहीं कहा जाता है कि ये हमारा देश का रिलीजन है। और अगर आप इंडिया में रहना चाहते हो, अगर आपके पास रिलीजन होगा भी आप रह सकते हो, अगर आपके पास रिलीजन नहीं है तब भी आप रह सकते हो। यानी मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब यह है कि इंडिया के अंदर अगर आप किसी रिलीजन को मानते हो, आपका बिलीफ है कि हम इस रिलीजन को मानते हैं, तब भी आप इंडिया के अंदर रह सकते हो। अगर आप किसी भी रिलीजन को नहीं मानते, आप उसमें आप विश्वास नहीं करते, तब भी आप इंडिया में रह सकते हो। इंडिया में आज सच कोई कानून नहीं है रिलीजन को लेकर, क्योंकि इंडिया में वो मानते हैं कि लोगों के रिलीजनल प्रैक्टिस बिलीफ को हम इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारा जो भारत का संविधान है वो हर किसी के रिलीजन को रेस्पेक्ट करता है, उनके बिलीफ को, उनके वर्शिप को मानता है, रेस्पेक्ट करता है। और अगर आप किसी भी रिलीजन को नहीं मानते तब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको रेस्पेक्ट करता है। तो यही था सेकुलरिज्म। और इसी सेकुलरिज्म के अंदर भाई साहब, इसी सेकुलरिज्म के अंदर एक हम सब टॉपिक पढ़ते हैं, एक सब टॉपिक पढ़ते, देखिए ये आपका मेन टॉपिक, मेन हेडिंग हो गया। हम इसके अंदर एक सब टॉपिक पढ़ते हैं, क्या है वो सब टॉपिक का नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये क्या है, ये डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है ये, देखिए जो कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म के अंदर आता है, या फिर आप इसको एक नोट दे के लिखिए, ये सेकुलरिज्म के अंदर नहीं आता है, ठीक है, ये सेकुलरिज्म के अंदर नहीं आता है। तो आप इसको एक अलग से हेडिंग मान के लिखो, ये अलग से, इसको एक अलग से आप मेन हेडिंग मान लो, ये मेन हेडिंग है मान लो, ये एक अलग से एक मेन हेडिंग हो गया मान लो, ठीक है। इसको आप मत माने कि ये किसी का सब टॉपिक नहीं है, ये एक मेन हेडिंग है और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मेन हेडिंग, क्या है सर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये एक मेन हेडिंग है आपका, ठीक है। ये किसी के सब टॉपिक के अंदर नहीं आता है। तो देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है सोशल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स। सोशल एंड इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स को ये इंश्योर करता है कि जो सोशली और इकोनॉमिकली समाज के अंदर और इकोनॉमिकली यानी अर्थव्यवस्था के अंदर रिफॉर्म्स आते रहें, ठीक। और ये एक गाइड की तरह भी हम इसको हेल्प करते हैं, किस प्रकार से हम इसको एक गाइड की तरह भी हेल्प करते हैं, जिस प्रकार से इंडिया के अंदर इंडियन स्टेट के अंदर ऐसे लॉज बनाए, ऐसे पॉलिसीज बनाए जो कि पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे, जो कि मेरे यार पॉवर्टी को रिड्यूस करें। फिर से इस पॉइंट को मैं नेक्स्ट पे समझाऊंगा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है किसका, स्टेट पॉलिसी का, भाई स्टेट के पॉलिसीज का, जो कि इंश्योर करता है, जो क्या इंश्योर करता है, जो कि इंश्योर करता है सोशल रिफॉर्म्स, कि समाज के अंदर रिफॉर्म्स आते रहे, बदलाव आते रहे। और क्या इंश्योर करता है,
इकोनॉमिकल रिफॉर्म, यानी इकोनॉमिक्स के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर, बिजनेस के अंदर भी रिफॉर्म्स आते रहे, बदलाव आते रहे। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये एक और करता है, ये क्या करता है, स्टेट पॉलिसी, ये क्या करता है, ये भाई साहब गाइड करता है, किसको गाइड करती है, गाइड करता है भारत के स्टेट के, इंडियन स्टेट्स के अंदर, इंडियन स्टेट्स को ये गाइड करता है कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाने के लिए जो कि हमारे पॉवर्टी को क्या करे, रिड्यूस करे। ठीक, क्लियर है आपका, क्लियर है। ठीक, आइए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फिर लेक्चर को खत्म करें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या है, अभी मैंने रिसेंटली आपको समझा व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए हमारे जो फ्रेमर्स हैं, किसके, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो फ्रेम, जिन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है, उनको मैंने फ्रेमर्स कह दिया भाई साहब। जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, फ्रेम किया है, उनको मैंने फ्रेमर्स कहते हैं। द फ्रेमर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन सर्टन गाइडलाइंस फॉर फ्यूचर गवर्नमेंट। देखिए उन्हें जो फ्यूचर में जो सरकार जो भी बनाएगी, सरकार बनाने वाले जो भी होंगे फ्यूचर के अंदर, जो फ्यूचर गवर्नमेंट बनेगी, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस सेट किए गए हैं। कि इन्होंने सेट किया, हमारे फ्रेमर, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कुछ ग्रेजुअल ट्रांसलेशन क्या है, आइडियल्स के एंड कुछ धारणा है, उनको इन्होंने लॉज में कन्वर्ट किया है। और जो गाइडलाइंस होंगे, ये गाइडलाइंस को हम कहेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर आप मेरा डेफिनेशन लिखो भाई, ये इंश्योर करता है सोशल एंड इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स। और ये गाइड करता है किसको, ये गाइड करता है भारत के स्टेट्स को ऐसे लॉज, ऐसे पॉलिसीज़ बनाने के लिए जो कि पॉवर्टी को पूरी तरह से रिड्यूस कर दें। या तो आप लिख लो यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखा है, जो फ्रेमर्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो फ्रेम जिन्होंने किया था भारत के संविधान को, उन्होंने कुछ सर्टन गाइडलाइंस बनाए थे, किसके लिए, हमारे फ्यूचर सरकार के लिए, फ्यूचर गवर्नमेंट के लिए। और किसकी, क्योंकि फॉर द ग्रेजुअल ट्रांसलेशन इनटू ऑफ आइडियल्स एंड लॉज, उन्होंने कुछ लॉज, आइडियल्स को, कुछ धारणाएं को लॉज में बनाए थे। और वही गाइडलाइंस क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये था आपका पूरा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास तक के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको जो नोट्स के लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनको डाउनलोड कर लेना वैसे।